नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी का मिशन यूपी शुरू हो चुका है। अभी हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने सहयोगी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की और यूपी चुनाव को लेकर के रणनीति बनाई कि किस तरीके से ये चुनाव लड़ा जाएगा और इसमें क्या मुद्दे होंगे और किनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक जुड़े हुए हैं। सुमित जी, अब तो पश्चिम बंगाल खत्म हो चुका है, अब बारी है यूपी की और यूपी के अलावा भी कई सारे राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जैसे कि गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। ये तमाम राज्य हैं जहां पर अब चुनाव होने हैं विधानसभा के। लेकिन इन तमाम राज्यों में जो उत्तर प्रदेश है वो बड़ा ही अहम है, क्योंकि ये कहा जाता है किसी के रास्ते से दिल्ली का रास्ता यूपी से ही होकर के गुजरता है, तो इस लिहाज से भी उत्तर प्रदेश जो है बहुत ही अहम राज्य रहा है। और अब जो है बीजेपी का जो मिशन यूपी शुरू हुआ है और नितिन नवीन ने जो बैठक की है और बैठक में तमाम तरह की बातें और रणनीति जो है वो बनाई है, क्या लगता है कि किस तरीके की तैयारी इस बार बीजेपी यूपी को लेकर के करने वाली है? देखिए, निश्चित तौर पर न्यास भाई, आपने काफी महत्वपूर्ण प्रश्न किया। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर बात होती है तो उत्तर प्रदेश हमारी प्राथमिकता में कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। और निश्चित तौर पर आपने देखा कि एक कालखंड में सपा ने, कभी कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में किस तरीके से अपराधियों को एकत्रित करके और आपराधिक मानसिकता को एकत्रीकरण करने का काम किया, जिससे वर्षों तक उत्तर प्रदेश की जनता अभाव में रही, जिससे वर्षों तक उत्तर प्रदेश की जनता उपेक्षित रही। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता कहीं ना कहीं, जब उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात हो, जब बिहार के संदर्भ में बात हो, तो आप देखेंगे कि लोग इतने बुद्धिजीवी हैं, समाज इतना बुद्धिजीवी है कि वो राजनीति को काफी अच्छे से समझता है, राजनीतिक चीजों को भी समझता है, राजनीतिक कारणों को भी समझता है और कहीं ना कहीं मानवीय संवेदनाओं को भी समझता है। उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती, अपराधियों का चुन चुनकर एनकाउंटर होता है, लोगों को जो सुरक्षा का आश्वासन हमने दिया था वो सारी चीजें जमीन पर इंप्लीमेंट होते हुए दिखाई देती हैं। सड़कों का विनिर्माण किस तरीके से होता है, सड़कों पर तेज रफ्तार के साथ दौड़ती हुई गाड़ियां और पटरी पर आती हुई अर्थव्यवस्था, ये कहीं ना कहीं बाबा योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजरा और आज विकसित उत्तर प्रदेश के रूप में परिवर्तित हुआ। आपने देखा होगा कि एक कालखंड में महाराष्ट्र की, तमिलनाडु की इकोनॉमी सबसे ज्यादा हुआ करती, जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इन्हीं राज्यों का हुआ करता। सुमित जी, आज उत्तर प्रदेश भी उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। कि यूपी चुनाव में अब तक तो राम मंदिर को लेकर के जो राजनीति होती रही और राम मंदिर के जो विरोधी हैं, जो बीजेपी के विरोधी हैं, वो ये कहते रहे कि राम मंदिर के नाम पर बीजेपी रोटी तोड़ती रही। लेकिन अब वही राम मंदिर में जो चंदा चोरी का मामला सामने आया है और उसकी छानबीन की जा रही है और इसी के बहाने जो है विपक्ष और खास करके अखिलेश यादव जो जिस तरीके से बीजेपी को घेर रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस बार की यूपी चुनाव में राम मंदिर में हुए चंदा चोरी की वजह से बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर होगी और उसके ऊपर सपा या फिर उनके विरोधी जो हैं वो हावी होंगे? देखिए न्यास जी, आपने दो प्रश्न किए, इसमें दो प्रश्न निहित, आपके प्रश्न में दो प्रश्न निहित। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो प्रभु श्री रामचंद्र जी में विश्वास रखती है, प्रभु श्री रामचंद्र जी जो हमारे विचारों और संस्कारों का हिस्सा है। राम मंदिर आंदोलन के संदर्भ में आपने बात किया, तो राम मंदिर बनाना हमारी प्राथमिक सूची में रहा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर का निर्माण हो, इसके लिए हजारों विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने, हजारों हमारे जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर अयोध्या में निर्माण होता है।
और जब मंदिर का निर्माण हुआ न्यास भाई, मंदिर बनाने का विरोध किन लोगों ने किया? सपा के एक नेता का बयान आपने सदन पे देखा होगा, अभी आजकल बहुत ही वायरल है। मुलायम सिंह के भाई के का बयान आपने देखा होगा कि कार सेवकों पर, और खास करके उन्होंने ये कहा कि जो लोग गुंबद पे चढ़े थे, बाबरी मस्जिद के गुंबद पे चढ़े थे, वो चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं पाए। कहीं ना कहीं उनकी हत्या की जिम्मेदारी वो लेते थे, और उस पर उन्होंने ये भी कहा कि हम माफी नहीं मांगेंगे उस चीज के लिए। तो जो एक तरीके से राम मंदिर का विरोध करते थे, जिन जो लोग हत्यारे थे, वो हत्यारे आज प्रभु श्री रामचंद्र जी की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन वो कह लेकिन रहे हैं कि लेकिन चंदा सुमित चोरी सुमित हुआ। जी, ये भी तो है ना कि अगर आपने ये कहा कि जिन्होंने गोली चलवाई, उसी गोली चलवाने वाले बिल्कुल को आपकी सरकार ने सम्मानित भी किया। नहीं न्यास भाई, मैं पहले आपके पहले प्रश्न का उत्तर दूं। मैं ये कहता हूं कि जब बात होती है गोली चलवाने वालों के बारे में, और बात होती है प्रभु श्री रामचंद्र जी की आस्था को बनाए रखने की लड़ाई करने वाले और अपने प्राणों की आहुति देने वाले, तो प्राणों की आहुति दिया और प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर का निर्माण हुआ। लेकिन विपक्ष के लोग, यही मुलायम सिंह यादव, उनके परिवार के लोग वहां कभी नहीं गए, लालू प्रसाद यादव कभी नहीं गए, और जिन लोगों ने भी विरोध किया वो लोग कभी नहीं गए, राहुल गांधी कभी नहीं गए। लेकिन ये चंदा चोरी पे बोलते हैं। आपको लगता है क्या कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर किसी भी चोर पर, चोर के को एक तरीके से उस पर लगने वाले दागों को, और खास करके अगर कोई चोरी करेगा तो उसको बचाने का काम सोच भी सकती है क्या? नहीं सोच सकती। जो चोर है, जिसने प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर में चोरी किया है, वैसे लोगों को चुन चुन के उसका हिसाब किया जाए, लेकिन इस वैसे मुद्दे को लोगों को, उठाया राम तो जा रहा द्रोहियों है। को नहीं मैंने बख्शा मैंने जाएगा। इसीलिए सवाल पूछा कि इस मुद्दे को उठाया तो जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि जो चंदा चोरी जिन्होंने की है वो बीजेपी के ही लोग शामिल हैं, बीजेपी के ही न्यास भाई, जो है सारी नियुक्तियां न्यास जो भाई, हुई हैं, जो ट्रस्ट है, राम मंदिर ट्रस्ट है, उसमें जिनकी नियुक्तियां हुई हैं और जो जो लोग उसमें शामिल हैं, तो विरोधी, मैं ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, जो उनके विरोधी हैं, बिल्कुल जो कि राजनीतिक विरोधी हैं, सपा के मुखिया अखिलेश यादव हैं और तमाम नेता हैं जो सवाल उठा रहे हैं। तो अब नहीं यूपी नहीं, वो चुनाव भी है, तो बोलेंगे इसका कहीं ना कहीं नुकसान नहीं लगता आपको कि निश्चित तौर बीजेपी पर, को नुकसान निश्चित तौर पहुंचेगा? पर, निश्चित तौर पर न्यास भाई, वो जो आप बता रहे हैं ना, उस नैरेटिव को कहीं ना कहीं प्रस्तुत करेंगे। उनका काम है वही, वो टोपी का तुष्टीकरण करते हैं, टीके का अपमान करते हैं। राम मंदिर का निर्माण जिन लोगों ने करवाया, उनको वो चोरी करने वालों के साथ जोड़ देंगे। जिन लोगों ने राम मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उसको भी वो चोरों के साथ जोड़ देंगे। लेकिन चोरी का डीएनए किन लोगों में है, मैं वो बताता हूं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि राम मंदिर के किसी ट्रस्टी ने चोरी नहीं की। राम मंदिर के एक ट्रस्टी के साथ काम करने वाले कुछ लोगों पर आरोप लगे हैं, और निश्चित तौर पर जिन पर भी आरोप लगे हैं, वैसे लोगों को नहीं बख्शा जाएगा। वैसे वैसे लोगों में से एक भी आदमी जो है वो नहीं छूटेगा। वहां उत्तर प्रदेश में सनातन धर्म की ध्वजा लहरा रही है, इसी बात से तो दिक्कत है। इसको तो अखिलेश यादव को, उनको मुख्तार अंसारी पसंद था, उनको एक जो गुंडा था, आतंकी मानसिकता का, वो पसंद था। वैसे ही लोग तो कहीं ना कहीं अपना कुत्ता को लेके जाते थे किसके पास? मुलायम सिंह यादव के पास ले जाते थे। मुलायम सिंह उनके कुत्ते को सहलाते थे, उनका कुत्ता को रोटी खिलाते थे। मुलायम सिंह यादव से आतंकी मानसिकता के लोगों के मुंह में कुत्ते को रोटी खिलवाना ऐसे लोगों को पसंद था। जो अपने बाप का नहीं हुआ, जो मैंने थोड़ा अच्छे शब्द में बोलता हूं न्याज भाई, जो अपने पिता का नहीं हुआ, जो अपने पिता को धोखा दिया, जो टोटी चोर है, जो नल चुरा के ले गया, जो चोर है, समझिए कि जो टोटी चुरा लिया, जो सरकारी बंगले में से नल चुरा ले, फिर ट्यूबवेल का कोई पाइप चुरा ले, वो आदमी यहाँ पे आके भाषण दे रहा है। और जिसने राम मंदिर में हत्या करवाई है, जिसका चाचा ये खुलेआम कहता है कि हमने मरवाया, हमने कार सेवकों का की हत्या करवाई, उसका चाचा कहता है, लेकिन उसके बाद भी ऐसे चोरों पर जनता यकीन करेगी क्या? नहीं करेगी। इनका तो अपना वोट बैंक खिसक गया न्याज भाई। एमओआई समीकरण लेके चलते थे ना, बाद में ये कहते हैं कि पीडीए पिछड़ा और ये सारी बातें करते हैं। पीडीए तो इनका कब तक बचा ही नहीं, पीडीए तो खिसक गया। अपने आए दिन जब जरूरत पड़ता है तो उसका भी ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जाके कांग्रेस पार्टी को गाली देते हैं। अभी न्याज भाई, थोड़ा सा मैं विषय पे आता हूं। मैं कहूंगा कि जिस तरीके से अभी हम डिबेट कर रहे हैं, और खास करके आदरणीय नितिन नवीन जी की मुलाकात
आप देखेंगे कि इस क्रम में उत्तर प्रदेश को जीतने के संदर्भ में उत्तर प्रदेश की जनता के दिलों पे वो जीतने का काम हमारी पार्टी ने, हमारे सहयोगियों ने मिलकर, एनडीए ने मिलकर पहले कर लिया। लेकिन जब चुनाव होगा तो चुनाव मत के आधार पे होगा। तो एक स्ट्रेटेजी के तौर पर हम कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और निश्चित तौर पर ग्राउंड जीरो पर भी आप देखेंगे आने वाले समय में हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, वर्कर, सभी हमारे गठबंधन के साथी जो नीति, नियम और नियमावली के अनुसार जनता के बीच जाएंगे, कहाँ क्या हो रहा है, किस जगह कौन सी चीजें नहीं हो रही हैं, मूलभूत सुविधाओं का अभाव, मुद्दों का अभाव कहाँ पर है, उन सभी चीजों को चिन्हित करके जनता के बीच पहुंचेंगे और उनके दुख दर्द तकलीफ में लगातार काम किया है, आगे भी काम करेंगे। यही तो उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हो रहा है। लेकिन जो अपराधी है, जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता है, जो गलत करता है बहनों के साथ, जिसने किसी बहन के साथ छेड़खानी की है, आप बताइए नियाज भाई कि वैसा कोई भी व्यक्ति बचा है क्या उत्तर प्रदेश में? जो लोग, और उसमें नियाज भाई मैं ये भी कहूंगा, ऐसा तो नहीं है कि किसी हिंदू महिला के साथ किसी ने अपमानजनक व्यवहार किया होगा तो उसको जेल भेज दिया, और किसी मुस्लिम महिला के साथ किसी ने अपमानजनक व्यवहार किया तो उसको नहीं जेल भेजा, ऐसा तो नहीं था, उसको भी जेल भेजा। तो कहीं ना कहीं जब योजनाएं लेकर के आए तो उससे मुस्लिमों को भी लाभ हुआ, उसको हिंदुओं को भी लाभ हुआ, उससे अन्य जनजातियों को भी लाभ हुआ। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जनजातियां रहती हैं, गोंड जनजाति की बात करता हूं, और भी गोंड जनजाति के अंतर्गत भी बहुत सारी जनजातियां आती हैं, उनकी बात करता हूं। उनको प्रतिनिधित्व प्रदान करने की दिशा में भी इस बार हम काम करें। तो कुल मिलाकर के एक आखिरी सवाल कि क्या मतलब यूपी का चुनाव इस बार भी योगी आदित्यनाथ के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ये अब फाइनल है? क्योंकि बीच में जो देखिए लोकसभा चुनाव के बाद जो उत्तर प्रदेश यानी कि लखनऊ और दिल्ली दो भागों में बटा हुआ दिखाया जा रहा था कि लखनऊ जो है वो अपनी चाल चल रहा था और दिल्ली जो है वो अपनी चाल, तो इसको लेकर के मतभेद तो दिखाए गए थे। लेकिन अब यूपी चुनाव जब होने वाला है तो इसमें क्या योगी आदित्यनाथ ही नेतृत्व करेंगे? देखिए न्याज भाई, कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन से एसोसिएटेड, मैं बार बार कहूंगा इंडी गठबंधन से एसोसिएटेड, सपा से एसोसिएटेड पीआर एजेंसीज कौन सा काम करती हैं, ये बात आपसे छुपा हुआ नहीं, आपके चैनल से भी नहीं छुपा हुआ है, आपके दर्शकों से भी नहीं छुपा हुआ है। ये किस प्रकार का नैरेटिव फिट करेंगे, किस प्रकार का एजेंडा फिट करेंगे, उस दिन में ये कोई नया एजेंडा लेकर के आए कि भारतीय जनता पार्टी इनके खिलाफ है, किसी भी जाति, समाज, किसी भी विषय को लेकर के आएंगे और बोलेंगे कि इसके खिलाफ। 5 साल लगातार जिस समाज को, 10 साल लगातार जिस समाज से आने वाले जनप्रतिनिधियों को लगातार घुमा फिरा के, चाहे वो प्रेस के प्रतिनिधि हो या फिर किसी दल के प्रतिनिधि हो अथवा समाज के प्रतिनिधि हो, उसको अपमानित करने का एक मौका सपा के गुंडों ने नहीं छोड़ा। ये विशुद्ध, जिसको बोलते हैं ना, जिसकी भाषा विशुद्ध लफुआ वाली होती है, सड़क छाप गुंडे वाली भाषा में बात करने वाले अखिलेश यादव ने नहीं छोड़ा। आज वो उसके शुभचिंतक हो जाएंगे, कुछ दिन शुभचिंतक हो जाएंगे, कुछ दिन बाद आप देखेंगे ना कि अखिलेश यादव कहीं पे गंगा स्नान करते हुए दिखाई देंगे, और जब वो अपना बनियान उतारेंगे तो वो जनेऊधारी भी दिख जाएंगे, कहीं पे टीका लगाए हुए भी दिख जाएंगे, कहीं मंदिर में दिख जाएंगे। लेकिन पूरा चुनाव समाप्त हो जाएगा, जब हार जाएंगे तो किसी इफ्तार पार्टी में दिखाई देंगे, किसी मौलाना के घर दिखाई देंगे, किसी हिंदू के साथ कहीं कोई अत्याचार होगा तो उस पर ये धार्मिक उन्माद फैलाते हुए दिख जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि इफ्तार पार्टी में जाना गलत, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं न्याज भाई कि केवल टोपी का तुष्टीकरण और टीके का अपमान ये नहीं चलेगा उत्तर प्रदेश में। और इस बात को उत्तर प्रदेश की जनता ने कहा, उत्तर प्रदेश की जनता ने कहा है कि हम विकास के प्रतिमान पे आगे बढ़ेंगे। आज हजारों मुसलमान कार्यक्रम में जाते हैं ना योगी आदित्यनाथ जी के, और मुख्यमंत्री जी को कहीं ना कहीं बाबा जो कि मठाधीश्वर है उनका आशीर्वाद भी लेते हैं, उनको अपना स्नेह भी प्रदान करते हैं और उनकी प्रशंसा भी करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर अगर आज सही हुआ, हमारे बच्चे आज स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके हाथ में लैपटॉप है, कंप्यूटर है, और शस्त्र चलाने की मानसिकता को कहीं ना कहीं बदलने का काम अगर किसी ने किया तो उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया। चलिए ठीक है, तो आज तो पीठ थपथपा रही है जनता उनकी।
तो कुल मिलाकर के अब यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव को लेकर के बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से रणनीति अब बना चुकी है। हालांकि ये कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, मतलब हर स्तर पर बीजेपी तैयार रहती है। और अब नितिन नवीन ने मुलाकात की है, बैठक की है तमाम एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं के साथ। अब इस बैठक में क्या कुछ फैसला लिया गया है और क्या कुछ रणनीति बनाई गई है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अब बीजेपी पूरी तरीके से कमर कस चुकी है और उसका नतीजा अब कुछ ही दिनों में देखने को भी मिल जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि इस बार के यूपी चुनाव में बीजेपी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, या फिर राम मंदिर में जो दान पात्र में जो चोरी हुई है और इस तरीके से इस चोरी के मुद्दे को विपक्ष के द्वारा उठाया जा रहा है और बीजेपी को खास करके घेरा जा रहा है, तो क्या ये मुद्दा कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित होगा, या फिर किस तरीके से आप इस पूरे चुनाव को देखते हैं? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए।